पीयूष का परिवार नैना के घर उसे देखने आया हुआ था। पीयूष के परिवार में उसका बड़ा भाई, बड़ी भाभी और माँ बाप थे। यूं तो ये देखा देखी का मामला था, पर देखने में ऐसा नहीं लग रहा था, और कारण था पीयूष की भाभी। एक काम करो, शरीर की सारी शक्ति अभी ही निकाल दो तुम नैना। क्या हुआ भाभी, कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? हाँ हुई तो है। अभी तुम नाश्ता लेकर आई, फिर चाय लेकर आई, और अब फिर तुम ठंडा लाने रसोई में जा रही हो। अरे भाई, इंसान हो तुम, कोई मशीन नहीं हो। अरे जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो क्यों बार बार भागा दौड़ी करनी है तुम्हें? शांति से बैठो ना। ईशा जी ठीक कह रही है बेटा, तू पीयूष जी से बातें कर, मैं जाकर ठंडा ले आती हूँ। वाह भाई, बेटी शेर निकली तो माँ निकली सवा शेर। और सुनिए आंटी जी, मैंने नैना को किचन में जाने से इसलिए नहीं रोका कि आप काम में झोंक दी जाए। मतलब कि कोई हद होती है भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर यहाँ तो पूरी थाली ही बजे बिना नहीं रह रही। क्या बेटा जी, मैं समझी नहीं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ आंटी जी? अरे बिल्कुल हो ना बेटा। बस फिर बिना कोई सवाल जवाब किए आप यहाँ बैठ जाइए और मेरे सास ससुर से बात कीजिए। पीयूष जी को जानिए, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ। बाकी कामों के लिए मैं हूँ ना। मैं जाकर ले आती हूँ ठंडा, चलिए बैठिए। अरे बेटा जी, आप हमारी बेटी को यहाँ देखने आई हैं, हम आपसे काम कैसे करवा सकते हैं? अंकल जी मान ही लीजिए, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तब क्या, तब तो आपकी बेटी को किचन देखने का टाइम भी नहीं मिलेगा। हमारी ईशा तो घर में किसी को पानी का ग्लास भी खुद उठाने नहीं देती, काम करवाना तो दूर की बात है। और मैं तो सोच ही रहा था, पिछले आधे घंटे से आप सबको काम करता देख ईशा कैसे सह रही है। देखा ना आपने? भाई आखिर ईशा है, जब सहा नहीं गया तो बोली पड़ी। स्टाइल में देर हो सकती है, लेकिन एंट्री हमेशा दमदार होती है मेरी बीवी की। ईशा किचन में जाती है, जहाँ पहले से ही काम वाली मौजूद थी। एक काम करो, 8 ग्लास कोल्ड ड्रिंक तैयार कर दो, और हाँ, एक ग्लास में ना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक डालना। कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए ईशा टेबल पर लाकर रख देती है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास खुद लेकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ईशा बातें करना शुरू कर देती है। इसी तरह दोनों परिवार में बातें होने लगती है। हमारा परिवार तो खुला परिवार है बहन जी, हमें कुछ छुपाना ही नहीं था, इसलिए हम सब एक साथ यहाँ आ गए। वो क्या है ना, लड़की के परिवार वालों के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि लड़के का बड़ा भाई क्यों नहीं आया, कहीं कोई बात तो नहीं, लड़के की भाभी क्यों नहीं आई, कहीं देवर की शादी से दुखी तो नहीं। अरे इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है बहन जी, सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं हम। और आगे भी सब साफ ही दिखेगा आंटी जी। जिस घर में मुझे इतनी खुशी मिली है, मैं तो चाहूंगी वहां किसी और लड़की का भाग्य भी जुड़े। बड़े अच्छे हैं मेरे सास ससुर। सास ससुर क्या, माँ बाप ही समझ लीजिए। मेरा मायका ज्यादा दूर भी नहीं है, पर पूरे 6 महीने हो गए मुझे मायके गए हुए। अब मन ही नहीं करता। जब ससुराल में ही भाई जैसा देवर हो, माँ बाप जैसे सास ससुर हो, फिर मायके की कमी कैसे महसूस हो। ईशा की इतनी चिकनी चुपड़ी बातें मोहन और शकुंतला के सीने में ऐसे घात करती है कि दोनों लगभग रिश्ते के लिए हामी बनने को तैयार हो जाते हैं। आप लोग हमें 5 मिनट दीजिए, जरा हम विचार कर लें। अब क्या सोच विचार करना है बहन जी, बस हाँ कर दीजिए। ऐसे कैसे मम्मी जी, वो तो हम जानते हैं ना हम कितने सीधे लोग हैं। इतनी जल्दी आंटी जी को कैसे भरोसा होगा। आप अपना वक्त लीजिए आंटी जी, हम यहीं बैठे हैं। रसोई में जाकर नैना के पेरेंट्स उससे इस बारे में बात करते हैं। मेरी ताई को तो तू जानती है बेटा, कैसे मुझे एडी के नीचे रखती थी। ये जिठानियां ना किसी की सगी नहीं होती, पर खुशी की बात ये है कि उनका रंग पहले ही दिन दिख जाता है। जब ये मुझे देखने आए थे ना, तो बार बार इनकी भाभी रिश्ते को काटने की बात कर रही थी, और यहाँ देख ईशा बेटा कैसे रिश्ता जोड़ने की बात कर रही है। इसी में फर्क समझ में आ जाता है। अरे जो होने वाली बहू के घर जाकर 4 काम कर रही हो, वो अपने घर में कितना काम करती होगी सोच। और अभी तो रिश्ता हुआ भी नहीं, अभी से ये नेचर है, तो सोच एक बार रिश्ता हो जाएगा तो तुझे तो रसोई की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस घर में गई हुई पहली लड़की इतनी खुश हो, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार कैसा होगा। बस इसी बात पर नैना के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं, और पीयूष की दुल्हन बनकर नैना आ जाती है अपने ससुराल। 1 महीने बाद रसोई में रोटियां बेलती हुई नैना ब्लूटूथ ईयरफोन लगाए अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। तो और कौन बनाएगा रोटी मम्मी? जिस दिन से आई हो यही तो कर रही हूँ। बोलना तो नहीं चाहिए बेटा। अब तू सोचेगी कि ससुराल में एक तिनका भी उठाना ना पड़े, ऐसा तो नहीं होता। और ईशा भी तो इंसान ही है, अकेले कितना काम करेगी। हाँ, ईशा भाभी इंसान है और मैं मशीन। इस घर में मैं तो उन्हें कभी काम करता देखती ही नहीं मम्मी। कसम से, भले तेरी शादी हो गई पर आज भी तो बदली नहीं। बचपन में जब तू यही कुछ 6-7 साल की होगी तब की बात बताती हूँ।
मैं तुझे रात के 7 बजे ही नहला धुलाकर पाउडर लगाकर तैयार कर दिया करती, फिर अच्छे से तुझे खाना खिला देती ताकि जब तेरे पापा आए तो मुझे और काम करने को ना हो। फिर 7:30 बजते बजते तेरे पापा आते थे और क्या, पापा को देखते ही तो ऐसे फूट फूट कर रोने लगती थी मानो कितने बरसों से मैंने तुझे खाना ना दिया हो। फिर तू जाकर अपने पापा के साथ बैठकर खाती और तब सोती। अरे क्या यार मम्मी, रखो फोन, कसम से हद होती है किसी चीज की। अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है तुम्हें, इतना ही प्यार आ रहा है ना मेरी जेठानी पर तो एक दिन अपने पास रख लो। ये कहकर चिढ़कर नैना फोन रख देती है। 9:30 तो यहीं बजने वाले, अभी तक भाभी के दर्शन नहीं हुए मुझे, लगता है आज होंगे भी नहीं, या सीधा डाइनिंग टेबल पर ही होंगे। खाना तो अच्छे से खाना जानती है मेरी प्यारी भाभी। नाश्ता करने के बाद जैसे ही नैना कंघी करने के लिए अपने कमरे में जाती है, ईशा रसोई में चली जाती है। कसम से बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आ गया थोड़ा बहुत रोटी बनाना पर किचन की मैनेजमेंट नहीं आई। कोई नहीं, मैं हूं ना। सबसे पहले ईशा रसोई की खिड़कियां खोलती है और स्लैब साफ करना शुरू करती है। गुनगुनाती हुई ईशा साफ रसोई को जरा और साफ कर रही थी कि तभी सामने वाली खिड़की से प्रिया उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। कितनी लकी है नैना जो उसे आप जैसी जेठानी मिली है, जब देखो रसोई में लगी रहती है। क्या करे, अभी महीने भर पहले ही तो आई है वो। देखो अभी तो बस रोटी बनाना सीखा है उसने, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसे थोड़ा थोड़ा किचन में छोड़ देना। 2 रोटियां बना लेती है जैसे तैसे, पर उस वक्त उसके चेहरे पर जो छोटी सी मुस्कान होती है ना, बस वही मेरे लिए काफी है। मैं फिर चुपचाप पीछे से आकर सब कुछ ठीक कर देती हूँ ताकि सब परफेक्ट लगे। उसे कुछ पता भी नहीं चलता, पर उसके अंदर जो थोड़ा सा आत्मविश्वास आता है ना, वही तो मैं चाहती हूँ। किसी को ऊपर उठाना है तो थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है। सबके बस की बात नहीं होती ये। क्या सही किस्मत है नैना की। जी तो करता है भाभी बस आप ही के घर आ जाऊं, कम से कम चैन की सांस तो मिलेगी। मेरे घर में तो नाश्ते का इतना हल्ला रहता है कि बालों में कंघी करने की फुर्सत तक नहीं मिलती। सुबह से जुटी रहती हूँ, 10 बजे तक सबका नाश्ता तैयार कर देती हूँ और खुद मुझे नसीब होता है नाश्ता सीधे 12 बजे। अब क्या करे, मेरे नसीब में आप जैसी जेठानी नहीं लिखी जो सब कुछ संभाल ले। यहाँ तो उल्टा सब मेरे भरोसे बैठे रहते हैं। सच को तो कभी कभी लगता है नाश्ते के साथ साथ मैं खुद को भी परोस दूं सबको, तभी चैन मिलेगा इन्हें। अरे बच्चे ऐसा नहीं कहते। और ये घर कौन सा पराया है, 2 कदम की दूरी पर ही तो रहती है तू। नाश्ता करने आ जाया करना, मैं तो यहाँ पर सभी को 9:30 बजे तक नाश्ता करवा देती हूँ। आजा तू भी बैठ जा, इसी बहाने तेरे शरीर को जरा आराम भी हो जाएगा। और जहां तक रही कंघी की बात, तो मैं अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दूंगी। आप खुश? नैना जो अभी अभी अपने कमरे में गई थी कंघी करके, अपना हुलिया जरा ठीक करके अपने कमरे से बाहर आती है और बाहर सोफे में प्रिया को बैठा हुआ दिखती है। अब जाकर कमरे से बाहर आई हो तुम 9:30 बजे? कसम से नैना किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी, या कहूँ कि जिठानी हो तो तुम्हारी जिठानी जैसी। हाँ हाँ, तो तुम मेरी जेठानी को अपने घर ले जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजाक कर रही थी प्रिया, बहुत सही वक्त पर आई हो तुम। अभी नाश्ता तैयार ही किया है मैंने, चलो खाना खाने बैठ जाओ। नैना प्रिया को डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है, तभी रसोई से ईशा बाहर आती है। तू क्या खड़ी है, मैं हूं ना यहाँ, मेरे रहते काम करेगी क्या तू? चल बैठ जा, मैं हूं ना, मैं लगाती हूँ नाश्ता। मम्मी जी, पापा जी, पीयूष, करण, कहाँ हो सब? आ जाओ नाश्ते की टेबल पर, फूड इज रेडी। ओह माय गॉड भाभी, मतलब सच में देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं किसी के घर पर खाना खा रही हूँ। मेरा मतलब हमारे यहाँ तो नाश्ता तैयार करने के बाद लोगों की हालत ऐसी हो जाती ना जैसे मैराथन दौड़ कर आए हो। किसने क्या खाया किसने क्या नहीं खाया सब भगवान भरोसे। मैं तो बस बनाकर रख देती हूँ, जो भूखा है वो उठा ले वरना भूखा रहे। और आप इतनी खुशी खुशी सबको टेबल पर बुला रही हैं, प्लेट लगा रही हैं, चाय परोसी जा रही है। भाभी कसम से यू आर ना ड्रीम जेठानी। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्मी सेट पर आई हूँ। साफ सुथरा किचन, मुस्कुराहटों के साथ सब होता नाश्ता। भाभी ये सब सपना है क्या, कोई मुझे चुटकी काटे। सभी बड़े मन से नाश्ता करते हैं, नाश्ते की बड़ी तारीफ होती है। ये लहसुन की चटनी जरा और हो तो रख लेना बहू, दोपहर में सोच रहा हूँ एक बार दुकान से घर का चक्कर लगाते जाओ, उसी वक्त ना लहसुन की चटनी खा लूंगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें भी आपको लहसुन की चटनी खानी है? हद है आप भी। कोई जरूरत नहीं दुकान छोड़कर घर आने की, दुकान पर रहिएगा। बहुत चटनी है पापा जी, मैंने फ्रिज में रख दी थी, आप बेफिक्र होकर दुकान जाइए। मम्मी जी ने आपको घर आने से मना किया है, पर चटनी दुकान पर तो पहुंचा जा सकती है। मैं स्टाफ से दुकान पर ही चटनी और पकौड़े भिजवा दूंगी। ऑर्डर तो ऐसे ले रही भाभी जैसे कि खुद काम करने वाली है।
चाय तक उनसे बनती नहीं, और ये पकौड़े छानेगी। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। प्रिया अपने घर लौट जाती है। मैं क्या कह रही थी भाभी, आप ना जरा कपड़े देख लीजिए ना, वो क्या है ना, पूरा नाश्ता मैंने बनाया था, मैं भी इंसान हूँ। ये सुनते ही अपनी आंखों में आंसू भरी ईशा नैना को देखकर कहती है, तो जब इस घर में आई थी ना, तो मुझे लगा ही नहीं था कि मेरी देवरानी आ रही है। मुझे तो लगा मैं अपनी बहू को ला रही हूँ। पीयूष को अपने बच्चे की तरह पाला है ना मैंने। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी कपड़े चला देती हूँ। वैसे भी मुझे ना ये काम याद था, पर वो क्या है ना, आज तूने अपना नया सूट धोने निकाला है, तो मैंने सोचा कपड़े धोबी को ही दे दूं, पर कोई बात नहीं। भाभी आप रोइए मत प्लीज, आप धोबी को ही बुला लीजिए, कोई बात नहीं। नैना फिर से अपनी जेठानी को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि ईशा कभी उल्टा जवाब देती नहीं थी। वो तो इतने प्यार से कहती थी कि कटने वाला खुद अपनी गर्दन सामने रख दे। 1 बजने को आ गए, अब फिर से वही सर्कल, रसोई में जाओ खाना बनाओ, रसोई में जाओ खाना बनाओ। और भाभी को बोलने जाऊंगी तो घुमा फिरा कर कुछ ऐसा कह देंगी कि आखिर में मुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले कि नैना कुछ सोचती, ईशा उसके कमरे में आ जाती है। मम्मी से बात हुई मेरी, कह रही थी तू बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। आपकी मम्मी को कैसे पता कि मैं बिरयानी अच्छा बनाती हूँ? मम्मी मतलब तुम्हारी मम्मी, हम देवरानी जेठानी है, तुम भूल क्यों जाती हो? मेरी माँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ। सो मम्मी बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो, बस मसाले की 19-20 रह जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुमसे बिरयानी बनवाई जाए। चलो तुम बिरयानी बनाओ, मैं ध्यान रखूंगी मसालों का। इस तरह फिर से नैना की चपत लग जाती है और उसे भरी दोपहरी में एसी के कमरे को छोड़कर रसोई में काम करने जाना पड़ता है। पर ऐसा भी नहीं था कि उसने नैना को अकेले रसोई में छोड़ दिया था। उसे तो वाहवाही लुटने की आदत थी। एक चेयर लेकर ईशा नैना के साथ रसोई में ही बैठ जाती है और फोन पर अपनी बुआ सास से बातें करने लगती है। अब देवरानी को काम तो मुझे ही सिखाना होगा ना बुआ जी, बस उसी काम में लगी हूँ। भगवान तुझ जैसी जेठानी सभी को दे बेटा। एक काम कीजिए ना बुआ जी, भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रखकर देख लीजिए। अब अकेले इस अमृत का रस मैं चखती रहूंगी तो ये तो गलत होगा ना। वैसे भी इतना सब कुछ सिखा दिया है मेरी जेठानी ने मुझे कि अब मुझे जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं भाभी का सामान पैक कर देती हूँ, अब 1 हफ्ते के लिए भाभी आपके घर रहेंगी। नैना इस बार ईशा के प्यार को अब खुद तक ना सीमित रख लोगों को बांटने की ठान लेती है और सबसे पहले इस फांसे में फंसती है बुआ जी। अब तो आ गई बेटा, अब तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं। जा 1 कप चाय बना दे, फिर घर की सफाई कर लेना। घर पर तो नौकर होंगे ना बुआ जी? काम वाली तो पहले थी बहू, पर फिर मेरी बहू आ गई तो काम वाली की छुट्टी कर दी। फिलहाल तो बहू भी मायके गई हुई है, तब जो करना है तुझे ही करना है, पूरी खुली छूट है तुझे। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, पर वो क्या है ना, मुझे ना अपने रसोई में काम करने की आदत है, इसलिए मुझसे चाय नहीं बनेगी। उफ़ो, मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ। आप जैसी धुरंधर के सामने मैं होती कौन हूँ चाय बनाने वाली। चलिए आज आप बना दीजिए चाय, 1 कप मेरे लिए और 1 कप खुद के लिए। अपनी आदत से मजबूर ईशा चिकनी चुपड़ी बातें कहकर अपनी बुआ सास को ही रसोई में भेज देती है। यहाँ तक कि नाश्ता भी उसी से बनवाती है। बहू दोपहर का क्या सोचा है? दाल चावल और 1 आलू की सब्जी बना ले, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम गिनकर 2 ही लोग हैं घर पर। मैंने सुना है यहाँ पास का मारवाड़ी बासा बड़ा फेमस हुआ है बुआ जी। जितनी कंजूस आपकी बहू है ना, वो आपको बाहर का खाना खाने देती नहीं होगी। आज तो वो है नहीं, इसी बहाने चलिए हम दोनों बाहर खाकर आ जाते हैं। ईशा कभी अपनी बुआ सास से काम करवाती, कभी बाहर से खाना मंगवाती। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। अब बुआ जी ने भी तो दुनिया देखी थी। तीसरे दिन वो ईशा का बैग उसे पकड़ाते हुए कहती है, फोन पर दिखने वाली दुनिया और सामने दिखने वाली दुनिया में कितना फर्क होता है, देख लिया मैंने। भगवान तुझ जैसी दिखावे वाली जिठानी किसी को ना दे। बैग उठाकर ईशा अपने ससुराल आ जाती है। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे ना टेंशन हो रही थी, नैना क्या कर रही होगी, यहाँ सब कैसे मैनेज हो रहा होगा, इसलिए ना मैं भागी आई। मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, आपने इतना परफेक्ट कर दिया है मुझे कि अब मैं अकेले ही सब कुछ कर लेती हूँ। पूछिए मम्मी जी से। हाँ नैना बिल्कुल ठीक कह रही ईशा। वैसे प्रिया बेटी की बड़ी इच्छा थी तुझ जैसी जेठानी पाने की, तो मैंने उसे कह दिया है कि अब कुछ दिनों के लिए तू उसके घर रहेगी। ये कहकर पार्वती नैना को आंख मार देती है और ईशा को जाना पड़ता है प्रिया के घर। इसी तरह पहले अच्छी बहू बनने की कहानी सभी को सुना कर ईशा मुझसे सारे काम करवाती थी।
पर तेरे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए इसकी बोली के कारण ही तो राजी हुए थे, तो मैं बीच में भी तो नहीं पड़ सकती। पर अब उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। ईशा को देखते ही प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बिल्कुल सही समय पर आई है भाभी आप। अब मुझे इन कामों से छुट्टी दिलाई। देखिए कितने कपड़े पड़े हैं लपेटने के लिए। हाँ तो अच्छी बात है ना, लपेटो लपेटो। मैं बैठी हूँ ना, देख रही हूँ, जरा सी भी 19-20 हुई तो तुरंत बता दूंगी। सारे कपड़ों की एक साथ फोटो लेकर ईशा स्टेटस में डाल देती है और कैप्शन में लिखती है, काम तो काम होता है, चाहे अपने घर का हो चाहे पड़ोसियों का। भाभी आज आप बिना काम किए हुए बैठी कैसे हैं? नैना को तो आप कोई काम ही नहीं करने देती थी। वही तो प्रिया, देख उसे कितना बिगाड़ दिया मैंने। अब मैं तुझे तो बिगाड़ना नहीं चाहती, तू मेरी पड़ोसन कम मेरी बहन ज्यादा है। तभी प्रिया की सास कमरे से आती है। आइए आइए आंटी जी बैठिए। अब मम्मी जी ने बताया मुझे कि प्रिया से अकेले काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ आ गई। सोचा बेचारी की हेल्प कर दूंगी, वरना आज के जमाने में किसे पड़ोसियों से मतलब है। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ। देखिए कैसे सारे कपड़े तय कर दिए मैंने। अब तो एक नंबर की झूठी निकली भाभी, ये कपड़े मैंने तय किए हैं, आपने तो सिर्फ स्टेटस लगाया है। प्रिया की आवाज कान में लग रही होगी ना आंटी जी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, सारे तौर तरीके सिखा दूंगी इसे। ईशा की ये कहने की देर थी कि सुबह से दोपहर भी प्रिया नहीं होने देती और ईशा को उसके ससुराल विदा कर देती है। इसके बाद से जब भी कोई नैना के सामने उसकी जेठानी की तारीफ करता, नैना अपनी जेठानी को उसी के घर भेज देती। 15 दिन पहले अपने पति राजन को खोने के बाद मीनाक्षी गहरे शोक में थी। कमरे में पति की तस्वीर के सामने बैठी वो अपने आंसू पोंछ रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जी कहिए। नमस्ते मैडम, हम पंचायत विभाग से आए हैं। ये राजन बाबू के ऑफिस से भेजा गया सरकारी लेटर है, जिसके मुताबिक राजन बाबू की सरकारी नौकरी आपको या आपके परिवार में से किसी एक को मिल सकती है। जो परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहे, आप उसे ये नौकरी दे सकती हैं। सोच समझकर 1 महीने के अंदर इस लेटर का जवाब भेज दीजिएगा। उसके बाद ही सरकार की ओर से आगे की कार्यवाही होगी और राजन बाबू की नौकरी आपके परिवार के सदस्य के नाम स्थानांतरित हो जाएगी। इस दुख के समय में पूरा पंचायत विभाग आपके साथ है। अपने आंसू पोंछते हुए मीनाक्षी ने वो लेटर अपने हाथ में लिया और अंदर जाकर उसे खोलकर पढ़ने लगी। मीनाक्षी के पति राजन का 15 दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। जब तक राजन बाबू थे, परिवार में भरपूर सुख शांति और खुशहाली थी। राजन बाबू पंचायत विभाग में अच्छे पद पर काम करते थे। दोनों बेटे अभिमन्यु और अर्जुन भी माता पिता का खूब सम्मान करते थे। राजन बाबू ने अपने सामर्थ्य से अधिक रुपया खर्च करके दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी। अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजन और मीनाक्षी ने अपने दोनों बेटों की पढ़ी लिखी सुशील लड़कियां खोजकर शादी भी करवा दी। दोनों बेटे अभिमन्यु और अर्जुन अब प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे। क्या बात है माँ, ये कैसे चिट्ठी है, कौन देकर गया? बेटा तुम्हारे पापा के ऑफिस से कोई आदमी आया था और ये कागज देकर गया है। लाओ माँ, मैं पढ़कर बताता हूँ। अभिमन्यु माँ के हाथ से चिट्ठी लेकर उसे पढ़ने लगता है। इसमें इतना सोचने विचारने वाली क्या बात है माँ? अब इस उम्र में आप तो नौकरी करोगी नहीं और घर का बड़ा बेटा होने के नाते ये नौकरी तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। पापा के बाद मैं ही तो हूँ जो इस पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल सकता हूँ। क्यों भैया, अब मैं इतना छोटा बच्चा भी नहीं रहा कि घर की जिम्मेदारी संभाल ना सकूं। अरे मैं भी खुशी खुशी घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हूँ। दोनों बेटों को बढ़ चढ़कर घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर देख मीनाक्षी को थोड़ी खुशी भी हो रही थी, लेकिन दुविधा भी महसूस हो रही थी। पति की नौकरी तो किसी एक बेटे को ही देनी थी ना, ये सोचकर उसका मन बुझा जा रहा था। अरे भाभी, इस पे इतना सोचने वाली क्या बात है? अब तो आप ही घर की बड़ी हो, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी नौकरी चाहे किसी को भी दो। ठीक कह रही हो दीदी, अधिकार तो है मेरे पास, लेकिन माँ का दिल है ना। माँ कभी भी अपने किसी भी बच्चे को निराश नहीं करना चाहती। माँ तो हमेशा यही चाहती है ना कि जो भी हो वो उसके बच्चे में बराबर बराबर बढ़ जाए, ताकि कल को किसी के भी मन में कोई भी खटाश पैदा ना हो। अरे भाभी, ये कोई लड्डू नहीं है जिसे तुम आधा आधा बांट दोगी। भैया की नौकरी है, नौकरी आधी आधी तो बंटने से रही। अब तुम्हें दिल पक्का करके ये निर्णय तो लेना ही होगा कि आखिर तुम अपने पति की ये विरासत किसको सौंपना चाहती हो।
आप ठीक कहती है दीदी, लेकिन ये कोई एक पल में करने वाला निर्णय नहीं है। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं ऐसे ही भावना में बहकर अति भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती। इतना कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। भैया की आंखें क्या बंद हो गई। भाभी ने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। अरे किसको नौकरी देनी है, किसको नहीं देनी, हमसे भी तो सलाह मशवरा कर सकती थी। लेकिन नहीं, वो तो अकेले ही पूरे घर की सेठानी बनकर बैठ गई है। खुद को घर की महारानी समझ रही है। इतना भी लिहाज नहीं रहा कि दो दो ननद के होते हुए किसी से सलाह मशवरा ही कर ले। बात तो तू ठीक कह रही है छोटी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी तो छोटे को मिलनी चाहिए। अरे बड़े के तेवर तो मुझे शुरू से ही खराब लगते हैं। अगर बड़े को नौकरी मिल गई ना तो कल को देखना भाभी को एक गिलास पानी भी नहीं मिलने वाला इस घर में। हम भी यही बैठे हैं, हमारा नाम बदल देना अगर ऐसा ना हो तो। तुम भी ना बेकार की बात करती हो दीदी। अभिमन्यु इतना बुरा भी नहीं है। तुमने देखा नहीं कैसे सामने से आकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गया वो। दोनों बुआ अपना अपना राग आलाप रही थी, लेकिन मीनाक्षी के मन में गहरी उथल पुथल मची हुई थी। रिश्तेदार तो 2-4 दिन के लिए आते हैं और फिर अपने घर को लौट जाते हैं, लेकिन मीनाक्षी तो बरसों से अपने बेटों के साथ रह रही थी और अपने दोनों बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। कुछ दिन पहले, अरे बेटा देख तो, तेरे पापा रोज ऑफिस चले जाते हैं और अपने चश्मे का ख्याल ही नहीं है उन्हें। देख, पिछले 1 सप्ताह से उनका चश्मा टूटा हुआ है। बार बार कह रही हूँ कि जाओ पहले चश्मा बनवा कर लाओ, लेकिन सुनते ही नहीं। अब बिना चश्मे के उन्हें ठीक से दिखाई भी तो नहीं देता। अरे माँ, ये फालतू के काम में ना आप मुझे मत उलझाया करो। मैं घर से काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं खाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम है, आप छोटे को भेज दो। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं छोटे से कह देती हूँ। अर्जुन बेटा, तेरे पापा पिछले 1 सप्ताह से बिना चश्मे के ही ऑफिस जा रहे हैं। तुझे पता है ना, बिना चश्मे के उन्हें सड़क क्रॉस करने में कितनी दिक्कत होती है। जब तक वो घर लौट कर नहीं आते मुझे डर सा ही लगा रहता है। बेटा तू जाना, जाकर अपने पापा का चश्मा बनवा दे बेटा। ऑफिस से आकर बैठो नहीं कि मम्मी अपने काम बताने लग जाती है। अरे पापा खुद जाकर भी तो अपना चश्मा बनवा सकते हैं। हर काम के लिए आपको सिर्फ मैं ही दिखाई देता हूँ। और भैया पूरे दिन से घर में बैठे रहते हैं, आप उनसे कोई काम क्यों नहीं कहती? अरे बेटा वो घर में रहता ज़रूर है, लेकिन तुझे पता है ना, पूरा दिन दरवाज़ा बंद करके बैठा रहता है। वो तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता। उसे मैं क्या काम करने के लिए कहूँ? अरे माँ, तो ये मेरा सर दर्द है क्या? ऑफिस से आओ तो प्लीज़ पहले चाय पानी तो दे दिया करो। ये काम मत बताया करो मुझे। और अगर आपसे नहीं होता तो कम से कम अपनी बहू से कह दो कि चाय पानी दे दे कुछ। छोटे बेटे के मुंह से भी रूखी सूखी बातें सुनने के बाद मीनाक्षी बड़ी दुखी हो जाती है। पापा के एक चश्मा तक रिपेयर करवाने के लिए दोनों में से किसी भी बेटे के पास समय नहीं है। जिसे भी काम के लिए कहो वो अपनी टोपी दूसरे के सर पहनाने की कोशिश करने लगता है। खैर अपनी अपनी किस्मत है, कोई बात नहीं, कल मैं खुद जाकर ही उनका चश्मा बनवा दूंगी। वो तो अपने नियम के इतने पक्के हैं कि ना तो ऑफिस से छुट्टी लेंगे और ना ही ये चश्मा बनेगा। बार बार दोनों बेटों से जब अनुरोध करने के बाद भी कोई पिता का चश्मा बनवाने के लिए राजी नहीं होता, तो थक कर मीनाक्षी ही ऑटो लेकर बाजार जाती है और पति का चश्मा रिपेयर करवा कर ले आती है। कुछ दिन बाद, बड़ी बहू, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। तुम्हारी दोनों बुआ जी पापा जी को राखी बांधने के लिए घर पर आएंगे। तुम ऐसा करना, दोनों के लिए ना कुछ तोहफे लेकर आना। अच्छा नहीं लगता ना सिर्फ रुपया देकर राखी बंधवाए। माँ जी, मैं आपको बाजार जाते हुए दिख जाऊं तो आपको न जाने कहाँ कहाँ से काम याद आने लगते हैं और सारे काम मुझे ही बताती हैं आप। आपकी छोटी बहू भी तो है ना, ये पैसे खर्च होने वाले काम आप उससे भी तो करवा सकती हैं। अरे बेटा, क्या हर समय पैसे के लिए हाय हाय करती रहती हो? पैसों की चिंता मत करो, अभी मैं पैसों के लिए तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हूँ। अपने पति की कमाई से जो मन में आया वो खरीद सकती हूँ। बस तुम्हें बाजार जाते देखा तो काम बता दिया। तुम्हारी इच्छा ना हो तो मत लाना। हाँ हाँ माँ जी, आज तो बहुत पैसों की धौंस दिखा रही हूँ। जब अपने रिश्तेदारों को देना होता है तब तो आपके पास पैसे निकल ही आते। अगर हम किसी ज़रूरत के लिए आपसे पैसे मांग ले तो आप तुरंत मना कर देती हैं। बड़ी बहू, बहन बिटिया बस त्योहार पर ही मायके आती है। अपना हाथ चाहे जितना तंग चल रहा हो,
लेकिन उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अरे मायके के धन दौलत ज़मीन जायदाद तो बेटों को ही मिलते हैं, वो तो कभी नहीं आती इनमें हिस्सा बटाने। लेकिन इन तीज त्योहार पर मिलने वाला नेक पर तो उनका अधिकार होता है और उनसे ये अधिकार कभी छीनना नहीं चाहिए। रही बात तुम्हारी मदद ना करने की, तो बेटा 1000 रुपये की साड़ी और 5 लाख रुपए की ज़मीन में अंतर होता है। तुमने 5 लाख मांगे थे, हमारे पास नहीं थे तो मना कर दिया। अब इस बात को इतना मन से लगाने की क्या ज़रूरत है? अरे ठीक ही तो कह रही हैं भाभी, जब हमें रुपयों की ज़रूरत होती है तो हम पैसे मांगने कहीं और जाएंगे क्या? इतनी अच्छी जॉब है पापा जी की, सारी दुनिया जानती है कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन जब आपसे मदद मांगो ना तो आप ठेंगा दिखा देती है मम्मी जी। और भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जिनके ऊपर आप अपनी दौलत लुटा रही है, काम के लिए उनसे ही कहा करिए ना, काम के समय तो आपको बहू याद आती है। ठीक कह रही हो बहू, तुम दोनों की बातें सुनकर इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि चाहे अपनी ही संतान क्यों ना हो, आजकल रिश्ते सिर्फ पैसों के रह गए। आपके पास पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कोई नहीं। गलती मेरी है जो मैंने तुमसे किसी भी काम के लिए कहा, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुम दोनों से कभी किसी काम के लिए नहीं कहूँगी। माँ कहाँ हो आप? यहीं हूँ बेटा, बताओ क्या बात है? माँ मैंने अपने सारे कागज़ तैयार कर लिए, पापा के ऑफिस के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, अपने कागज़ यहाँ रख दो। इस समय तो तुम ऑफिस में होते हो, आज ऑफिस नहीं गए क्या? माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, अरे ऑफिस जाता रहूँगा तो कागजी कार्रवाई कैसे पूरी होगी, और सरकारी काम में वैसे ही इतना समय लगता है। अपनी तरफ से हम कोई देरी क्यों करें? पापा का डेथ सर्टिफिकेट और बाकी के सारे कागजात भी दे दो माँ, मैं पापा के ऑफिस में जाकर जमा करा के आता हूँ। अरे बेटा इतनी अच्छी नौकरी थी तुम्हारी, नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? पापा की जगह तो बस एक क्लर्क की पोस्ट पर ही जॉब मिलेगी। क्लर्क जैसी नौकरी के लिए तुम्हें अपनी अच्छी खासी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी बेटा। आप सरकारी नौकरी का महत्व समझ नहीं रही हो माँ। मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी से बेहतर है ये सरकारी क्लर्क की नौकरी, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता हूँ। बस आप इस पेपर पर साइन कर दो, मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद, अरे माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अब भैया को पापा की नौकरी दे रही हो? मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आप भाई भाई के बीच में ऐसी पार्शियलिटी कर रही है? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इस नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है, आप ये नौकरी मुझे दिलवाना। बेटा देखा जाए तो तुझे और अभिमन्यु किसी को भी इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम दोनों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा कर बड़ा किया हमने, लाखों रुपये तुम्हारे शिक्षण पर खर्च किए। अब तुम दोनों अच्छी नौकरी करो, आगे बढ़ो। ऊपर वाले की कृपा रही है, तुम दोनों की लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है, अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक क्लर्क की नौकरी के लिए तुम दोनों में मारामारी क्यों हो रही है। मम्मी आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आपको सरकारी नौकरी का मतलब ही पता ना हो। अरे दुनिया भर के बेनिफिट होते हैं सरकारी नौकरी में, और पूरी लाइफ जॉब की सिक्योरिटी भी है। प्राइवेट जॉब में चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, वो मान सम्मान आपको कभी मिल ही नहीं सकता जो एक सरकारी ऑफिसर को मिलता है। और पोस्ट से क्या होता है माँ, मेरे पास एजुकेशन है, आज नहीं तो कल प्रमोशन हो ही जाएगा। अरे एक एक सरकारी नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में लगे हैं। अब मुझे मौका मिला है तो ये मौका मैं हाथ से जाने थोड़ी ना दूंगा। बेटा नौकरी तो एक ही है, और उस नौकरी के लिए तुम दोनों भाई जिद पर अड़ गए हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर आपने अभिमन्यु भैया के पक्ष में अपना डिसीजन लिया ना तो भूल जाना कि आपका कोई छोटा बेटा भी था। मुझे भी फिर आपसे और भैया से कोई वास्ता नहीं रखना। अरे जो मेरी खुशी नहीं देख सकता मैं उसके साथ रिश्तेदारी रखकर करूंगा भी क्या? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? बाप को मरे अभी 15 दिन नहीं हुए और तुम दोनों उनकी नौकरी के लिए एक दूसरे का मुंह नोचने के लिए तैयार हो गए। समझ में नहीं आता कमी मेरी परवरिश में है या तुम्हारे संस्कारों में। मीनाक्षी उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी पड़ोस वाली एक महिला उससे मिलने आती है। अरे मीनाक्षी कहाँ हो बहन? आई दीदी। बताइए कैसी हैं आप, कैसा चल रहा है सब कुछ? अब क्या बताए, बहुत कष्ट में बीत रही है। ईश्वर ने हमारे साथ घोर अनर्थ किया है, किसी और से और क्या शिकवा करे। हमारा साथ तो भगवान ने भी नहीं दिया। ऐसी क्या बात हो गई बहन? मेरा बेटा जन्म से ही विकलांग है, तुम जानती ही हो।
लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। हमेशा मेहनत से पढ़ाई की, मेहनत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता मेरा बच्चा। लेकिन उसकी विकलांगता को देखकर प्राइवेट नौकरियां उससे मिलती नहीं और सरकारी नौकरियों का तो देश में अकाल पड़ गया है। अरे मेरे बेटे जैसे बच्चों का भविष्य तो कुछ है ही नहीं। समझ में नहीं आता हमारे बाद क्या करेगा, कल को कैसे उसका जीवन कटेगा। आप अपना मन दुखी क्यों करती है बहन? आज नहीं तो कल जरूर भर्तियां निकलेगी और मुझे अनुज पर पूरा भरोसा है। वो मेहनती बच्चा है, जल्द ही उसकी नौकरी लग जाएगी। आप चिंता ना करो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बस इसी उम्मीद में जीवन कट रहा है बहन। पड़ोसन के जाने के बाद एक मेरे बेटे हैं जो पढ़े लिखे हैं, शरीर से हट्टे कट्टे हैं, घर में हर सुख सुविधा है, अच्छी नौकरी है, फिर भी अपनी लगी लगाई नौकरी को छोड़कर बाप की अनुकंपा से मिलने वाली नौकरी के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे। और एक तरफ ये अनुज जैसे बच्चे हैं जिनका जीवन बस इसी आस में कट रहा है कि कभी तो नौकरी लगेगी, जिन्हें वास्तव में नौकरी की जरूरत है। बाहर की दुनिया में तो पहले ही दरवाजे बंद है और सरकारी नौकरी में भी जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है ऐसे बच्चों को। अब समझ में आता है कि एक एक सरकारी सीट कितनी कीमती है। अगले दिन सवेरे ही तैयार होकर मीनाक्षी कागज लेकर घर से निकल जाती है। घर लौटने के बाद, कहीं गई थी क्या माँ? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा के ऑफिस गई थी, वहां पर कुछ कागज जमा करवाने थे, वही काम निपटा कर आ रही हूँ। तो क्या सोचा आपने? पापा की नौकरी किसको दे रही हैं? कुछ दिन में लेटर आ जाएगा बेटा, उससे साफ हो जाएगा कि पापा की नौकरी किसको मिलेगी। माँ की बात सुनकर दोनों भाई ऑफिस से आने वाले सरकारी लेटर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद घर पर एक सरकारी चिट्ठी आती है। लगता है पापा के ऑफिस से चिट्ठी आ गई। देखते हैं आखिर ये नौकरी हम दोनों में से किसे मिली है। अर्जुन जल्दी जल्दी लेटर खोलकर पढ़ता है, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद उसका दिमाग घूम जाता है। ये क्या लिखा है माँ इस लेटर में? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? अरे ऐसा क्या लिख दिया है इस लेटर में? मुझे तो दिखा, मैं पढ़ूं। अभिमन्यु अर्जुन के हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगता है। इसमें तो लिखा है कि पापा की अनुकंपा वाली नौकरी लेने से आपने मना कर दिया, इसलिए सरकार वो नौकरी रद्द करती है। अब आपको सिर्फ पापा की पेंशन मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने, मैंने खुद ये नौकरी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अरे अगर आपके बच्चों का जीवन संवर रहा था तो उसमें आपको दिक्कत क्या थी? बेटा, तुम्हारे प्रति हमारा जो भी फर्ज था हम उसे निभा चुके हैं। तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई कराई, तुम्हें इस काबिल बनाया कि एक अच्छी नौकरी पा सको। अच्छी लड़कियां देखकर तुम दोनों की शादी करवा दी। अब तुम दोनों अच्छी तरह सोच कर बताओ कि तुम में से ऐसा कौन था जिसे इस नौकरी की सच में जरूरत थी। पापा की नौकरी की लालच में तुम दोनों इतने अंधे हो गए कि तुम अपनी अपनी नौकरियां तक छोड़ने को तैयार हो गए। नौकरी होते हुए भी तुम दोनों अपनी लगी हुई नौकरी को लात मारकर इस नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जो सालों से बस ये इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो उनका भी नंबर आएगा। और बेटा, तुम दोनों में से जिसको भी मैं ये नौकरी देती हमेशा के लिए दूसरे की दुश्मन बन जाती। मैं भाई भाई के बीच में फूट नहीं डालना चाहती थी। और बेटा, कहते हैं कि भोजन उसे ही मिलना चाहिए जिसे भूख लगी हो, जिसे भूख ना हो उसके लिए भोजन परोसना व्यर्थ है। अरे भाई, ये नाश्ते में प्याज के पराठे क्यों बना दिए? आज मेरा गोभी के पराठे खाने का मन था। श्रुति, मेरे लिए जल्दी से जाकर गोभी के पराठे बना दो। लेकिन गोभी के पराठे बनाने में तो टाइम लग जाएगा, पहले गोभी का मसाला भी तो तैयार करना पड़ेगा। हाँ तो क्या हो गया, कर लो मसाला तैयार, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। अब प्रेम के लिए गोभी का पराठा बन रहा है तो वरना तुम मेरे लिए मूली के पराठे बना दो। इन प्याज के पराठों में मुझे कोई स्वाद नहीं आता। ठीक है, बना देती हूँ। मम्मी, जब आप पापा के लिए मूली के पराठे बना रही हो तो मेरे लिए एक टोस्ट भी बना दो, मुझे टोस्ट खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, और किसी की कोई फरमाइश है तो बता दीजिए। हाँ ताई जी, मेरी है, मेरी फरमाइश बताऊं मैं? हाँ हाँ बेटा बता दो, वैसे भी मना करेंगे तो भी तुम बताओगे ही ना। वो तो है ताई जी,
आप और मम्मी ना मेरे लिए हक्का नूडल्स बना दो, लेकिन ज्यादा स्पाइसी मत करना और शिमला मिर्ची बिल्कुल मत डालना, मुझे अच्छी नहीं लगती। बस थोड़ा पनीर फ्राई करके ऊपर से डाल देना। हे भगवान, तुम सब लोग मिलकर एक भी दिन एक नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? हर रोज तुम सबकी फरमाइश अलग अलग रहती है। किसी को आलू का पराठा खाना है, किसी को मूली का पराठा, किसी को सैंडविच खाना है तो किसी को नूडल्स खाने हैं। अरे माँ, सब लोग अपनी अपनी पसंद का ही तो खाना खाएंगे ना। ये हमारे खाने पीने की उम्र है, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? और नहीं तो क्या दादी माँ, अपने पसंद का खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर नहीं हो जाएंगे? अरे कमजोर तो दिन ब दिन घर का बजट होता जा रहा है। घर का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ खाने में जाता है, उसके अलावा पैसों से और कोई काम होता ही नहीं। अरे पैसा तो कमाया ही खाने के लिए जाता है ना माँ। खाने पर खर्च नहीं करेंगे तो और किस चीज पर खर्च करेंगे? इन लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं। मैंने तो खा लिया अपना प्याज का पराठा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आपने खा लिया है तो आप भी चलिए। हाँ, मैं भी चल रहा हूँ। यमुना निवास में ये तो हर दिन का सीन था। घर में खाने के ऑर्डर ऐसे दिए जाते थे जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि चलता फिरता ढाबा हो। एक दिन तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हर रोज सबकी अलग अलग फरमाइश। अब रोज सबकी इतनी सारी फरमाइश पूरी हो तो कैसे हो? आज का दिन बीता तो कल सुबह फिर सबने अपने अपने खाने की अलग अलग फरमाइश रख दी। अरे यार, नाश्ते में पोहे क्यों बना दिए? अब दोनों को पता है ना मुझे नाश्ता एकदम चटपटा और मसालेदार पसंद है। मुझे नहीं खाने ये पोहे। श्रुति, तुम जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर लाओ। जब नाश्ते के लिए पोहे बने हैं तो तुझे पोहे खाने में क्या दिक्कत है? बाकी सब भी तो शांति से खा रहे हैं ना। अरे माँ, लेकिन मुझे नहीं ना पसंद। हाँ दादी, मुझे भी ये पोहे नहीं खाने, मुझे नूडल्स खाना है। मम्मा, मेरे लिए नूडल्स बना दो ना। अब सबके लिए सबकी फरमाइश का नाश्ता बना ही रही हो तो मेरे लिए जरा पनीर सैंडविच बना देना। ये क्या आप लोगों ने एक के बाद एक अपनी फरमाइशों के पुल बांध दिए? ये हमारा घर है या कोई ढाबा जो सबके सब अपना अलग अलग ऑर्डर दिए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा वंदना बहू ने। तुम सबका तो दिमाग खराब हो गया है। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। बहू है, कोई मशीन थोड़ी ना है कि हर समय बस तुम सबके लिए किचन में लगी रहे। जो बना है उसे चुपचाप खाओ, वरना यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। आज से किसी के लिए अलग अलग खाना नहीं बनेगा। खाने में सिर्फ एक ही चीज बनेगी और वही सबको खानी पड़ेगी। अरे चुप करो तुम सब। बहू, तुम दोनों सबके लिए खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान, पुलाव, बूंदी का रायता और गुलाब जामुन बना लो। बहुत दिन से खाया नहीं। बस आपके बोलने की कमी रह गई थी, लेकिन एक बार जो आप बोले तो आपने तो इन सबको भी ऑर्डर देने में पीछे छोड़ दिया। और साथ में सिलेंडर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। सिलेंडर खत्म, अब सबको पोहे ही खाने पड़ेंगे। क्या सिलेंडर खत्म हो गया? अभी पिछले हफ्ते ही तो किचन में नया सिलेंडर लगाया था। माँ जी, जब रोज रोज खाने में सबकी इतनी सारी फरमाइश होंगी तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना। और सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, हर महीने घर में कम से कम 3 सिलेंडर तो लगती ही है। अब तो घर में हर महीने 4 सिलेंडर लगने लगे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो घर में सिर्फ सिलेंडर और खाने का ही खर्चा बचेगा, बाकी किसी चीज के लिए तो पैसे ही नहीं बचेंगे। हे भगवान, तुम सब लोगों की तो मति मारी गई है। लेकिन आज के बाद इस घर में किसी की पसंद का कुछ नहीं बनेगा। वंदना बहू, तू घर की बड़ी बहू है, इसलिए आज से घर के सारे बजट और खाने की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। खाने में कब क्या बनेगा वो सिर्फ तू तय करेगी। अब रोज रोज सबकी अलग अलग पसंद का घर में कुछ नहीं बनेगा। लेकिन माँ जी, ये जिम्मेदारी आपने सिर्फ वंदना दीदी को क्यों सौंपी? मैं भी तो आपकी बहू हूँ, मुझे भी तो ये जिम्मेदारी दे सकती थी। अरे श्रुति बहू, वंदना घर की बड़ी बहू है, इसलिए ये जिम्मेदारी उसे दी। तू भी रसोई में उसके साथ उसकी मदद करवाना। दोनों देवरानी जिठानी साथ में मिलकर काम करना। रसोई और बजट की सारी जिम्मेदारी वंदना को मिलने पर श्रुति अंदर ही अंदर जल तो बहुत रही थी, लेकिन सबके सामने ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। रात को जब खाना बनाने की बारी आई, सुनो श्रुति, तुम आलू गोभी काट दो, तब तक मैं दाल बना लेती हूँ। आलू गोभी? लेकिन आलू गोभी तो प्रेम जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कुछ और बना लो ना। एक काम करते हैं, मटर पनीर बना लो। श्रुति, ऐसी कोई ना कोई सब्जी जरूर होती है जो घर में किसी न किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है। बजट के अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ता है ना। अभी परसों ही घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी, इसलिए आज आलू गोभी बनेगी। गोभी वैसे भी आजकल सस्ती मिल रही है। श्रुति मुंह बनाकर आलू गोभी काट देती है,
लेकिन अगले दिन फिर से रसोई में खाना बनाने की बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। कल भी आपने अपनी मर्जी से आलू गोभी बनवाई थी, आज तो कम से कम मेरी पसंद से पनीर के पराठे बना लो। मटर पनीर तो अभी 2 दिन पहले बना था, लेकिन पनीर के पराठे बने तो बहुत दिन हो गए हैं ना। अरे तुम मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती श्रुति? तुम्हें पता है ना पिछले कुछ दिनों से खाने पीने पर कितना खर्चा हो रहा है, इसीलिए बजट में रहकर किचन को संभालना है। सबके लिए पनीर के पराठे बनाओगी, इससे अच्छा है कि सबके लिए आलू के पराठे बना लो या गोभी के पराठे बना लो। तुम्हें बिना बजट की कोई समझ नहीं है। अच्छा जी, इसका मतलब बजट की सारी समझ आपको ही है। अरे मैं भी कॉमर्स से पढ़ी हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है बजट किसे कहते हैं। अगर इतनी अच्छे से पढ़ी होती ना तुम, तो मुझे तुम्हें बजट समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आप ना सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। मैंने बोल दिया ना, आज सबके लिए पनीर के पराठे बनेंगे तो पनीर के पराठे ही बनेंगे, क्योंकि गोलू और प्रेम जी का पनीर के पराठे खाने का मन है। और आपको अच्छी तरह पता है घर में सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बन सकता, इसलिए सबके लिए पनीर के पराठे ही बनेंगे। अच्छा जी, मतलब प्रेम भैया और गोलू को पनीर के पराठे खाने हैं तो उसके लिए पूरे घर का बजट खराब करो। सुबह सुबह 2 किलो पनीर लेकर आओ, इतने पैसों में पूरे दिन का खाना बन जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो मैं कहूँगी तुम्हें वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ जी ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है और मुझे जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह आता है। मैं आलू उबालने के लिए रख रही हूँ, तुम आटा गूंथ देना, पराठे मैं तुम्हारे साथ मिलकर बनवा दूंगी। तुम ये सब करो, तब तक मैं छत पर कपड़े डाल कर आती हूँ। आई बड़ी छत पर कपड़े डाल कर आती हूँ। माँ जी ने इनके हाथ में सारा बजट क्या दे दिया, ये तो मेरे सर पर ही चढ़कर बैठ गई। देखो तो कैसे हुक्म चला रही है मेरे ऊपर। आज तक जिस लड़की ने कभी अपने घर वालों का भी हुक्म अपने ऊपर नहीं चलने दिया, आपको क्या लगता है आप उसके ऊपर इतनी आसानी से अपना हुक्म चला लोगी? आपने मुझसे सीधा सीधा पंगा ले लिया है वंदना दीदी। अब तो मैं भी आपके साथ पूरा खेल खेलूंगी। अरे ये क्या, अभी तक आटा नहीं गूंथा तुमने? इतनी देर में मैं कपड़े भी छत पर डाल कर आ गई। गूंथ रही हो दीदी, गूंथ रही हो। ऐसा हो सकता है क्या कि आप मुझे कोई काम बताओ और मैं आपका काम ना करूं? आटा भी बस गूंथ गया। क्या बात है, अब तो बड़े प्यार से बात कर रही हो। लगता है मेरे समझाने का असर हो गया। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। शाम के समय। अच्छा श्रुति, तुम एक काम करो, सबके लिए अचारी दाल और भिंडी की भुजिया बना लो। माँ जी ने भी यही बनाने को कहा था। नहीं नहीं दीदी, मैं अचारी दाल और भिंडी की भुजिया नहीं बनाऊंगी। ये दोनों चीज तो आप ही सबसे अच्छी बनाती हो, इसलिए आज रोटी और चावल मैं बना दूंगी, बर्तन भी धो दूंगी, लेकिन अचारी दाल और भिंडी की भुजिया तो आप ही बनाओ। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बना देती हूँ। वंदना दोनों सब्जियां बनाकर तैयार कर देती है और उधर श्रुति भी बाकी का सारा काम कर देती है। खाना तो आज जल्दी ही बन गया। चलो जब तक सब आते हैं तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। तुम ना ये सब टेबल पर लगा दो। ठीक है दीदी। वंदना अपने कमरे में चली जाती है। खाना तो मैं सबके सामने ऐसा सर्व करूंगी कि दीदी आप देखती रह जाओगी। ये गई अचारी दाल में 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च और भिंडी की भुजिया में गया 1 चम्मच भरकर कड़वा नमक। अब खाना खाने में जो सबको मजा आएगा ना, इसके तो क्या ही कहने। वंदना के बाहर आने से पहले ही श्रुति जल्दी जल्दी टेबल पर खाना सर्व कर देती है ताकि वंदना को उस पर कोई शक ना हो। अरे वाह, बड़ी जल्दी तुमने खाना टेबल पर लगा दिया। हाँ दीदी, आप ही ने तो कहा था। अरे वाह वाह, अचारी दाल और भिंडी की भुजिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। अरे तो आपको किसने रोका है मम्मी जी, खाइए ना। वंदना की इतना कहते ही सब लोग जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं तो उनके नाक कान मुंह से धुआं निकलने लगता है। ये क्या है, इतनी मिर्च, कान के पर्दे तक मिर्ची का धुआं आ गया है। क्या? लेकिन खाने में इतनी मिर्च कैसे हो गई? मैंने तो खाने में इतनी मिर्च डाली नहीं है। अरे क्या मिर्च नहीं डाली? क्या मिर्ची नहीं डाली? ऐसा लग रहा है पूरे महीने की मिर्ची एक साथ डाल दी। लगता है भिंडी के साथ ही खाना खाना पड़ेगा। भिंडी का हाल तो आप पहले ही जानते हैं, जो है नमक से भरपूर। सबने जैसे ही भिंडी खाई सबकी जीभ लड़खड़ाई। ये सब क्या है बहू? दाल में इतनी मिर्ची, भिंडी में इतना नमक, तू खाना बनाना भूल गई है क्या? यमुना, लगता है तुमने वंदना बहू पर घर की जिम्मेदारी डालकर उस पर बहुत बोझ डाल दिया है। बेचारी इस बोझ के तले खाना बनाना ही भूल गई।
आप सही कह रहे हो पापा जी। जब से दीदी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी पड़ी है ना, तब से बेचारी बहुत परेशान रहती है। अरे क्या कुछ भी बोल रही हो तुम श्रुति, मैं क्यों परेशान रहूंगी? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आज खाने में इतनी गड़बड़ कैसे होगी। इतनी तेज नमक मिर्च तो मैंने खाने में आज तक कभी नहीं डाली। माफ करना सब लोग, मेरी वजह से आज का खाना खराब हो गया। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आगे से खाने का कोई बिगाड़ा ना हो। पर अभी खाना कैसे खाए? कोई नहीं माँ, मैं बाहर से सब्जी ऑर्डर कर देता हूँ। विजय की इस बात पर श्रुति अपनी जबरदस्ती की समझदारी दिखाते हुए कहती है, नहीं नहीं भैया, बाहर से सब्जी मंगाओगी तो बहुत महंगी आएगी। वैसे भी हमें सब कुछ बजट से करना है। फ्रिज में मैंने आलू उबाल कर रखे थे सुबह आलू के पराठे बनाने के लिए, उनसे ही आलू टमाटर की सब्जी बना देती हूँ, जल्दी ही बन जाएगी। आप बस 10 मिनट रुकिए। चल ठीक है श्रुति बहू, बना ले जल्दी जल्दी। श्रुति बड़ी होशियार, उसने सब्जी की तैयारी तो पहले से ही करके रखी थी। बस सब्जी में तड़का लगाया, आलू डाले और गर्मा गर्म सब्जी सबके सामने 10 मिनट में सर्व कर दी। क्या खुशबू है। सिर्फ खुशबू ही नहीं माँ, श्रुति ने सब्जी स्वाद में भी बहुत अच्छी बनाई है। वाह श्रुति, आज तो सब्जी बनाने में तुमने भाभी को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ चाची, आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, बहुत यम्मी। सब लोग श्रुति की सब्जी की तारीफ करते नहीं थकते, और करते भी क्यों ना। सब्जी में श्रुति ने मार्केट वाला सब्जी का सीक्रेट मसाला जो डाला था। इतना मजा आ रहा है वंदना दीदी का ऐसा चेहरा देखकर। इतने दिनों से मेरे ऊपर हुक्म चला चला कर मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अब देखो, हर रोज मैं आपके साथ ऐसे ऐसे कैसे खेल खेलती हूँ। अब तो श्रुति हर रोज मौका पाकर वंदना के बने हुए खाने को खराब कर देती, और बेचारी वंदना को बिना किसी गलती के हर रोज घर वालों की बातें सुननी पड़ती। न जाने तुझे क्या हो गया है वंदना बहू, जब से तुझे घर की जिम्मेदारी सौंपी है तब से न जाने तू कैसा खाना बनाने लगी है। हर रोज सब्जी में कभी नमक तेज तो कभी मिर्ची। कल तो तूने सब्जी में चीनी डाल दी थी। अगर थोड़े दिन मैंने और तुझ पर घर की जिम्मेदारी डाल दी ना तो पता नहीं तू क्या करेगी। श्रुति बहू, आज से घर के बजट और खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैं तुझे देती हूँ। अब से सारी चीजों का ध्यान तू ही रखेगी। लेकिन माँ जी। नहीं वंदना बहू, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैंने तुझे घर की जिम्मेदारी देकर देख लिया, और ये भी देख लिया कि उसके बाद क्या हो रहा है। ये ले श्रुति बहू, इस महीने के खर्च के पैसे ध्यान से खर्च करना। हाँ माँ जी, वैसे घर की बड़ी बहू होने के नाते तो इस सब की जिम्मेदारी वंदना दीदी को ही मिलनी चाहिए, लेकिन अब अगर आप कह रही हैं तो मैं ये जिम्मेदारी ले लेती हूँ और बजट के पैसे भी ले लेती हूँ। हाथ में घर के बजट के पैसे आते ही श्रुति तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। जैसे न जाने उसने धोखाधड़ी से वंदना से उसकी जिम्मेदारी छीनकर बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो। वाह 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 वाह, कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी मैं। फाइनली 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 किचन की सारी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई। अब तो किचन में मैं बस अपनी मर्जी चलाऊंगी। अच्छा हुआ दीदी की किटकिट से तो छुटकारा मिला। कैसे बोलती थी, तुझे बोला ना आज पनीर के पराठे नहीं बनेंगे, बजट नहीं है। अब बोलकर देखना मुझे कोई बात, अच्छी तरह बताऊंगी मैं। अगले दिन डिनर के समय श्रुति किचन में वंदना पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वंदना उसकी जिठानी नहीं बल्कि वो उसकी जिठानी हो। अच्छा सुनो दीदी, मैं सबके लिए छोले भटूरे बना रही हूँ। आप छोले के लिए मसाला तैयार कर दो और भटूरे के लिए आटा गूंथ दो। लेकिन श्रुति, रात के समय इतना हैवी खाना ठीक नहीं है। घर में इतनी रात को कोई भी छोले भटूरे नहीं खाएगा। तुम कुछ और बना लो ना। देखो दीदी, माँ जी ने खाने की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए आप तो मुझे बिल्कुल भी मत बताओ कि मुझे क्या बनाना है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या बनाना है। मैंने आपको जो कहा है आप बस वो कर लो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। अच्छा ठीक है। वंदना के मना करने के बाद भी श्रुति सबके लिए डिनर में छोले भटूरे बनाती है, और होता वही है जैसा वंदना ने कहा था। अरे श्रुति बहू, ये तूने रात के खाने में छोले भटूरे क्यों बना दिए? इतनी रात को ये कहाँ हजम होंगे? रात के खाने में तो दाल चावल रोटी सब्जी जैसा कुछ हल्का सा बना लेती। हाँ माँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, आज प्रेम जी को प्रमोशन मिला है, तो बस इस खुशी में मैंने सबके लिए छोले भटूरे बना लिए। अच्छा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है बहू, हम छोले भटूरे ही खा लेंगे। ऐसा खुशी का दिन रोज रोज थोड़ी ना आता है। अब तो श्रुति हर रोज अपनी मन मर्जी का खाना बनाती।
उसने तो घर के बजट की चिंता करनी बिल्कुल ही छोड़ दी। अभी तो महीना शुरू हुए सिर्फ 15 दिन ही बीते थे कि श्रुति के पास खाने के बजट के सारे पैसे खत्म। अरे अभी तो महीना शुरू हुए 15 दिन हुए हैं और खाने के बजट के पैसे खत्म भी हो गए। माँ जी से मांग लेती हूँ। माँ जी जरा 10,000 तो देना। 10,000? क्यों बहू? वो माँ जी खाने के बजट के पैसे खत्म हो गए ना। क्या इतनी जल्दी? अभी तो महीना शुरू हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी तूने सारे पैसे खत्म कर दिए? वो माँ जी पहली बार सब संभाला है ना, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। अगली बार से ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, ये ले, लेकिन देख इस बार जरा ध्यान से खर्च करना। हाँ? श्रुति यमुना से पैसे लेकर आती है और ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ा ही ध्यान लगाकर किचन का बजट बनाने लगती है। ये सब कितना मुश्किल है यार, ये कितना महंगा है, ये कितना सस्ता है, कब क्या बनाना है, कहाँ से सामान खरीदना है, सब बहुत मुश्किल है। पता नहीं वंदना दीदी ये सब कैसे मैनेज करती थी। क्या हुआ, मेरी याद आई क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तो मैं बजट बना रही थी तो आपका नाम मेरे मुंह से निकल गया। वैसे तो मैं सारी जिम्मेदारी आप पर नहीं सौंपूंगी, लेकिन आप चाहो तो बजट बनाने में मेरी मदद कर सकती हो। खाने में भले ही आप नमक मिर्च तेज कर देती हो, लेकिन बजट तो अच्छा बना लेती हो। श्रुति की इस बात पर दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती है, लेकिन श्रुति को फिर से वंदना के हुक्म सुनने ना पड़े, इसलिए चालाक श्रुति वंदना से बजट बनवाकर बाकी सारी बागडोर तो अपने हाथ में ही रखती है।